नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिद्धार्थ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? ऑप्शन ए है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन बी है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन सी है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। या ऑप्शन डी है 1833 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों, वह एक्ट जिसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, वह एक्ट था। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है उसका नाम होता है वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। और इसी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से दोस्तों, कलकत्ता में सन 1774 में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके हेड बनाए जाते हैं एलिजा इम्पे को। इस सुप्रीम कोर्ट का हेड बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? दोस्तों, इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर दीजिएगा। ऑप्शन ई है जवाहर लाल नेहरू। तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसको जो गुलामी का अधिकार पत्र कहा है दोस्तों, वो कहा है। ऑप्शन ई है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है। इन्होंने भारत शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम को यह भी कहा है कि इनका एक कथन है इनके इसके बारे में कि इन्होंने इसको कहा है, यह इसमें इंजन तो है पर ब्रेक नहीं है। पर ब्रेक नहीं है। यानी इन्होंने कहा कि यह एक ऐसी गाड़ी है, 1935 के भारत शासन अधिनियम यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन तो है पर ब्रेक नहीं है। समझ आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? ऑप्शन ए है पाषाण युगीन। ऑप्शन बी है कांस्य युगीन। ऑप्शन सी है ताम्र युगीन। ऑप्शन डी है लौह युगीन। राइट आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन था। इसकी जो खोज होती है वह होती है 1922 में। किसके द्वारा? राखालदास राखालदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज होती है सिंधु घाटी सभ्यता की। और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंगम। ऑप्शन बी है मार्टिमर व्हीलर। ऑप्शन सी है जॉन मार्शल। ऑप्शन डी है चार्ल्स मैसन। तो दोस्तों, जब हड़प्पा पुरास्थल का उत्खनन हुआ था तो उस समय इसके जो हेड थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, उनका नाम था ऑप्शन सी जॉन मार्शल। तो जो हड़प्पा पुरास्थल की खोज होती है यानी हड़प्पा सभ्यता की जो दोस्तों खोज होती है वह होती है 1921 में। किसके द्वारा? उनका नाम होता है दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। और इस सभ्यता की जो प्रमुख नदी थी उसका नाम क्या है दोस्तों? रावी नदी। रावी नदी। समझ आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है दोस्तों आपके बीच कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में भारत के पहले संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कथन दूसरा है, इस न्यायालय को 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त थे: प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री। कथन तीसरा है दोस्तों, संघीय न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय था और इसके द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। कथन चौथा है दोस्तों कि सर मॉरिस क्वेयर के इस संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। कथन चौथा है पांचवा है कि स्वतंत्रता के पश्चात 28 जनवरी 1950 को इस संघीय न्यायालय का स्थान भारत के उच्चतम न्यायालय ने ग्रहण किया। तो दोस्तों आपके बीच ऑप्शन है कि केवल कथन 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन बी है कि केवल 2, 4 और 5 सही है। ऑप्शन सी है केवल 1, 2, 4 और 5 सही है। या ऑप्शन डी है कि सभी पांचों सही है। दोस्तों अब बात करते हैं हम कि जो इसमें भारत शासन अधिनियम था 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1 अक्टूबर 1935 को दिल्ली में भारत के पहले संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यह सही था दोस्तों। इस न्यायालय को 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त थे और जिसमें से प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री अधिकार प्राप्त थे। तीसरा है, संघीय न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय था और इसके द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। दोस्तों बात करते हैं हम इसमें कि जो पहला भी सही है कथन, दूसरा कथन भी सही है कि इस न्यायालय को 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त थे: प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री। लेकिन दोस्तों इसमें जो तीसरा कथन है वह सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो संघीय न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय तो नहीं था। इसके द्वारा निर्णय विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। अगर यह कोई निर्णय देता था तो इसके द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध हम ब्रिटेन स्थित ब्रिटेन ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। तो दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा। चौथा सही है कि सर मॉरिस गुएर के इस संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, मॉरिस गुएर को। और स्वतंत्रता के पश्चात 28 जनवरी 1950 को इसी संघीय न्यायालय का स्थान भारत के उच्चतम न्यायालय ने ग्रहण किया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्थान ग्रहण किया था। तो सही हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 1, 2, 4 और 5। तीसरा गलत है दोस्तों। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 6वां है दोस्तों आपके बीच कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। कथन दूसरा है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य भाग को कटिबंध कहा जाता है। कथन तीसरा है, दो अक्षांशों और दो देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को ग्रिड कहते हैं। कथन चौथा है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो देखते हैं कि पहला ऑप्शन है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है 1, 3 और 4। ऑप्शन सी है 1, 2 और 4। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसमें देखते हैं दोस्तों हम कि जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यह भी सही है दोस्तों। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य भाग को कटिबंध कहा जाता है। यह भी सही है। दो अक्षांश और दो देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को ग्रिड कहते हैं। यह भी सही है दोस्तों। और जो पृथ्वी को है वह अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, यानी यह भी सही है दोस्तों। तो सभी उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जॉन मेनार्ड किन्स। ऑप्शन बी है एडम स्मिथ। ऑप्शन सी है प्रोफेसर प्रोफेसर मार्शल। या ऑप्शन डी है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और एक इनकी प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन।
द वेल्थ ऑफ नेशन। दोस्तों परीक्षा में सवाल आता है कि जो बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन यह किसकी है, किस अर्थशास्त्री की है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, एडम स्मिथ की, और इन्हें ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। ऑप्शन ए है राजराज प्रथम, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी है राजेंद्र द्वितीय, या ऑप्शन डी है वीर राजेंद्र। राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजराज प्रथम हैं, जिन्होंने तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर यानी जिसको हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और यह कहाँ स्थित है दोस्तों, यह स्थित है साउथ में, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र के उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उदय 1930 की महामंदी के बाद हुआ। कथन दूसरा है जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 ने इस विषय की नींव रखी थी। कथन तीसरा है समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म के व्यवहार का अध्ययन करता है। कथन चौथा है जो अर्थशास्त्र को चार क्षेत्रों परिवार, फर्म, सरकार और बाहरी क्षेत्र के रूप में देखता है। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है, पहला कथन है कि समष्टि अर्थशास्त्र एक अलग शाखा के रूप में इसका उदय 1930 की महामंदी के बाद हुआ था। यह सही है। जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 ने इस विषय की नींव रखी थी। हाँ दोस्तों, यह तभी की बात है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कथन दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र यानी यह समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, जिसमें क्या है कुल मांग, कुल मांग, कुल पूर्ति और राष्ट्रीय आय, यह इसका अध्ययन करता है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि समग्र समग्र का अध्ययन करता है, जिसमें कुल मांग हो गई, कुल पूर्ति हो गई, राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति आदि का अध्ययन करता है। यह दोस्तों गलत हो जाएगा। यह अर्थव्यवस्था का चार क्षेत्रों परिवार, फर्म, सरकार और बाहरी क्षेत्र के रूप में देखता है। यह भी सही है दोस्तों। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 4। इसमें है केवल सी में, ऑप्शन सी 1, 2 और 4। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मोहिनी अट्टम नामक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है ओडिशा। तो दोस्तों जो मोहिनी अट्टम है, इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल केरल से हुई थी। और इसके साथ एक और नृत्य है कि केरल का कथकली, यह भी प्रसिद्ध नृत्य है। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु का हो जाएगा दोस्तों भरतनाट्यम, और ओडिशा का हो जाएगा ओडिशी, या उड़िया नृत्य भी बोलते हैं इसको, ओडिशी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी व मैती जनजातियां मुख्य रूप से निवास करती हैं। दोस्तों कुछ समय पहले यह बहुत ही चर्चा का विषय बना था, कुकी मैती संघर्ष। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे जो कुकी और मैती जनजातियां मुख्य रूप से ऑप्शन बी मणिपुर राज्य में निवास करती हैं। दोस्तों आज का अंतिम सवाल है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर बताया गया है। कथन है भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश मॉडल मॉडल पर आधारित है। कारण है इसका कि भारत में संसद के पास ब्रिटिश संसद की तरह पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास, पहला है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए गलत है लेकिन आर
सही है। दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें। इसको देखते हैं हम पहले कि जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, वह ब्रिटिश शासन पर आधारित है। कथन सही है, लेकिन जो दोस्तों इसका कारण है, भारत में संसद के पास ब्रिटिश संसद की तरह पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है, यह गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, बल्कि भारत की जो शासन प्रणाली है, इसमें संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान ही सर्वोच्च है, ना कि संसद। दोस्तों यह आज का अंतिम सवाल था आपके बीच। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह सेशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।